बहन मायावती जी की एंट्री आप करवा पाओगे? हम लोगों ने दरवाजे खुले रखे हैं। जिसको इस देश से प्यार है, इस देश के संविधान से प्यार है, इस देश के लोकतंत्र से प्यार है, तानाशाह सरकार को हराने में एकजुटता के साथ शामिल हूँ। जहाँ बराबर का सम्मान और हिस्सा होता है तो वहाँ बराबरी के साथ, मजबूती के साथ आगे बढ़ा जाता है। तो उत्तर प्रदेश दलित उत्पीड़न के मामले नंबर 1 पर है। क्या ये दर्द नहीं होना चाहिए सबको? सारा कांग्रेस का ही तो किया। ये तो नाम बदलने में लग रहा है। इस देश का युवा, इस देश का मजदूर, इस देश का किसान, इस देश का दलित, इस देश का पिछड़ा, इस देश का आदिवासी, सब लोग मन से दुखी हैं। हमने तो ईवीएम पे भी बाकायदा रिसर्च करके बताया कि ईवीएम में भी घोटाला है। इसमें माइक्रो कंट्रोलर चिप होती है, इसमें टाइम क्लॉक लगा है। लेकिन इस देश में व्यवस्था ऐसी है, इलेक्शन कमीशन अपने आप को खुदा मानता है। जिस तरीके से बच्चों को मारा है, लहूलुहान किया है, पैलेट गन्स चलाए, लाठी चलाई है, वाटर कैनन चलाए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनका अरेस्ट होना बहुत जरूरी है। देश के प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया था हमने, इस देश के युवाओं से, छात्रों से माफी मांगी। उत्तर प्रदेश बहुत ही कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है। जिस प्रकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाया, मैं भी अपनी जिम्मेदारी को निभाऊंगा और उत्तर प्रदेश के 37 साल के इतिहास को मैं बदलने आया हूँ। सामाजिक न्याय, सोशल इंजीनियरिंग, ये दो ऐसे हथियार हैं कि इसके बिना राजनीति करना भारत में बहुत मुश्किल है। भारत की राजनीतिक इतिहास देखिए तो लंबे समय तक बड़े बड़े आंदोलन होते रहे, सामाजिक न्याय की लड़ाइयाँ होती रहीं। दलित समाज, पिछड़ा समाज, वंचित समाज, इनके लिए तमाम दलों ने, नेताओं ने, संगठनों ने लड़ाई लड़ी। वो एक अलहदा विषय है कि क्या सचमुच पिछड़ा समाज, दलित समाज आज हाशिए से समाज की मुख्य धारा पे आ पाया या नहीं आ पाया। आज दलित समाज की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं। तब जब भारतीय जनता पार्टी कई वर्षों से सत्ता पर है और वो दावा करती है सबका साथ, सबका विश्वास, कांग्रेस ने भी इस वक्त दलित समाज जो उसका पुराना साथी रहा है, विश्वास का रिश्ता रहा है, ऐसे नेताओं को, ऐसे दलित समाज के चिंतकों को अपने पाले में लेने की कोशिश की है। इसी श्रृंखला में एक नेता हैं राजेंद्र गौतम, बहुत चर्चित नाम है। दिल्ली सरकार में वो मंत्री रहे, एडवोकेट हैं, कानून के जानकार हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। आज की तारीख में खास बात यह है कि वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं, यानी बहुत बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस हाईकमान ने उनको दी है। अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। राहुल गांधी के साथ उनके शाना बशाना मिलाकर दलित समाज में, पिछड़े समाज में, सर्व समाज में पहुंचने वाले यूपी प्रभारी राजेंद्र गौतम जी हमारे साथ हैं। हमें इस बात की खुशी है, आज इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। सबसे पहले इनको मुबारकबाद देते हैं, जिस मुहिम में इनके नेता राहुल गांधी और राजेंद्र गौतम जी जैसे तमाम कांग्रेसी लगे हुए थे, आज इनको एक कामयाबी हाथ लगी। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया। सर, कैसा लग रहा है? सबसे पहले मैं सभी को जय भारत, जय भीम, जय संविधान, जय जोहार। अच्छा लग रहा है कि एक ऐसी तानाशाह सरकार जिसमें किसान कितने भी मर जाएं तो भी सरकार झुकने को तैयार नहीं थी। कितना ही अतिक्रमण हो जाए, कितने ही बुलडोजर चला दिए जाएं, पुलिस के द्वारा कितने ही लोगों की एनकाउंटर के नाम पर हत्या कर दी जाए, और कितना ही मजदूर अपने हक के लिए लड़ें, धरने करें, प्रदर्शन करें, आंदोलन करें, लेकिन ये ऐसी तानाशाह सरकार देश को मिली जो झुकना नहीं जानती। जबकि बुजुर्गों की कहावत है, जो झुकते नहीं है वो मुर्दे की पहचान होती है, झुकते इंसान हैं। और सरकार अच्छी वही होती है जो जनता के सामने झुके, जनता के मुद्दों पे काम करे और जनता की जायज़ मांगों को माने। आंदोलनों को कुचलना ये कोई विकल्प नहीं है। ये किसी भी सरकार का ऐसा विकल्प चुनना जो ना झुकने वाला, जायज़ मांगों को ना सुनने वाला, लठ चलाने वाला, ऐसी सरकार कामयाब सरकार नहीं कहलाई जाएगी। इतिहास में जब याद किया जाएगा तो इस सरकार को एक बहुत ही गंदी तानाशाह सरकार के रूप में याद किया जाएगा। और इतिहास अपना आप को दोहराता है और इतिहास को लोग याद भी करते हैं। तो मैं सबसे पहले तो छात्रों को और इस देश के युवाओं को और इस देश की बेटियों को बधाई दूंगा
कि उन्होंने निस्वार्थ भाव से राजनीति से हटके जिस तरह अपने मुद्दों को लेकर, छात्रों के मुद्दे को लेकर, चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो, बार बार पेपर कैंसिल, रिजेक्ट होने का मुद्दा हो, क्योंकि ये सिलेक्शन प्रोसीजर कम, रिजेक्शन प्रोसीजर ज़्यादा था, तो उन तमाम मुद्दों को लेकर जिस तरह युवाओं ने इस लड़ाई को लड़ा और पूरी तरह संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से लड़ा, उसके लिए उनकी पहली जीत की मैं शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन अभी संपूर्ण जीत होना बाकी है। अभी एजुकेशन सिस्टम में सुधार होना बाकी है। एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है कि गरीबों के हाथ से तो छोड़िए, मध्यम वर्ग के हाथ से भी शिक्षा छीन गई है। तो ऐसे हालात में जहां जो डंडे लठ चलाने वाली पुलिस, उन्होंने जो उत्पीड़न किया, लोगों को जिस तरीके से बच्चों को मारा है, लहूलुहान किया है, पैलेट गन्स चलाएं, लाठी चलाई है, वाटर कैनन चलाएं, उसको चलाने वाले और चलवाने वाले, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनका अरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया था हमने कि वो अपने इस कुकृत्य के लिए इस देश के युवाओं से, छात्रों से माफ़ी मांगे। वो उन्हें मांग लेनी चाहिए। तो जब तक ये सारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, ईमानदारी के साथ लड़ेंगे और राजनीति से ऊपर उठ के लड़ेंगे, क्योंकि ये देश की लड़ाई है, देश के भविष्य की लड़ाई है। क्योंकि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, युवा देश का निर्माण करेंगे। तो युवाओं के साथ कांग्रेस पार्टी भी और हम पार्टी से हट के भी हम सब लोग इस देश के युवाओं के साथ हैं। राजेंद्र जी, आपने सरकार की आलोचना की, उस पर गंभीर आरोप लगाए, लेकिन उसको सकारात्मक नजरिए से अगर देखा जाए और इस बात को भी महसूस किया जाए, और खासतौर से आप लोग लोकतंत्र को जिंदा रखने की लड़ाई लड़ रहे हो, आप संविधान की लड़ाई लड़ रहे हो, ये लोकतंत्र की एक बड़ी जीत नहीं है? मैं भी वही कह रहा हूँ कि ये लोकतंत्र की जीत है। ये लोकतंत्र की जीत है कि तानाशाह सरकार झुकी, वरना ये तानाशाह सरकार तो 700 से ज़्यादा किसान मर गए तब नहीं झुकी, यूपी के चुनाव के लिए झुकी। ये सरकार ऐसी सरकार है, इसके नेता 24 घंटे रात दिन केवल चुनाव लड़ना, कैसे जीतना है, 24 घंटे केवल उस पर काम करते हैं। ये देश के बच्चों का भविष्य कैसे अच्छा बने, एजुकेशन सिस्टम कैसे ठीक हो, गरीबों को आसानी से न्याय कैसे उपलब्ध हो, रोजगार के साधन कैसे बने, विदेश नीति हमारी कैसे ऐसी हो कि पूरे देश के लोग हमारे साथ खड़े हों, दुनिया के लोग। तो उन हर मोर्चे पर ये सरकार विफल है, हर मोर्चे पे विफल है। आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश बहुत ही कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है, जहां से नेहरू परिवार के सभी सदस्यों का जन्म हुआ, जहां से कांग्रेस परवान चढ़ी। उस स्टेट में अभी फिलहाल कांग्रेस की बहुत अच्छी हालत नहीं है, दशकों से हाशिए पर है कांग्रेस, और अब आपको ये जिम्मेदारी दी गई, और ये जिम्मेदारी कोई मामूली नहीं है। ये जिम्मेदारी प्रियंका गांधी जी जैसी बड़ी नेत्री उठा चुकी हैं। आपको कैसा लग रहा है, ये किस तरीके से आपको इतनी ताकतवर सरकार से लड़ना है, और खास तौर से जो एक गठबंधन की राजनीति पूरे देश में चल रही है, चर्चा है हर तरफ, और इस बात में कई तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन इसमें तमाम जो कुछ बड़े तल्ख आपके सांसद की तरफ से, कभी आपकी तरफ से, कभी आपके प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कहा जाता है समाजवादी पार्टी के साथ लड़ना भी है, तुम्ही से मोहब्बत और तुम्ही से लड़ाई भी, और आप दबाव भी बना रहे हो समाजवादी पार्टी पर। पहले सवाल का जवाब दूं। जैसा आपने कहा कि ये जिम्मेदारी बड़ी है और इसमें बड़े बड़े नेताओं ने जिम्मेदारी निभाई है, तो मैं इस जिम्मेदारी को बिल्कुल इस प्रकार लेता हूँ जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को संविधान सभा ने ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, और एक ऐसे हालात में जो देश 562 रियासतों में बटा था, जहां हजारों जातियां, अनेकों भाषाएं, अनेकों संस्कृतियां, अनेकों धर्म, ऐसी विविधता भरे देश को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में निर्मित करना और सभी को समान रूप से कानून की नज़र में समान बनाते हुए बराबर के अधिकार और सम्मान सुनिश्चित करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बखूबी निभाया। तो ऐसे बिखरे हुए प्रदेश में जहां पुलिस को ही एनकाउंटर के नाम पर हत्यारा बना दिया हो, जहां सरकार के द्वारा बुलडोजर कमज़ोर लोगों के घर उजाड़ने पर यूज किया जाता हो, जहां जाति धर्म के नाम पर नफरत फैलाई गई हो, ऐसे प्रदेश की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने, आदरणीय खड़गे जी ने, सोनिया जी ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने, वेणुगोपाल जी ने, प्रियंका जी ने और हमारे वरिष्ठ नेताओं ने मुझे दी।
तो पहले तो मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ। और मेरी कोशिश रहेगी जिस प्रकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाया, मैं भी पूरे ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाऊंगा और उत्तर प्रदेश के 37 साल के इतिहास को मैं बदलने आया हूँ। और इसमें सोशल जस्टिस का पूरा ध्यान रखा जाएगा, सभी जाति सभी धर्म के लोगों का मान सम्मान करते हुए, सुरक्षित रखते हुए, उनकी आस्था की इज्जत करते हुए सबको समान रूप से भागीदारी मिले। यानी सोशल जस्टिस केवल करना नहीं है बल्कि वो दिखना भी चाहिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि सबके साथ न्याय हो, अच्छे कैंडिडेट्स आए। कितनी सीटें की उम्मीद कर रहे हैं आप? मैं शुरू से कह रहा हूँ कि इस देश में आज़ादी का आंदोलन कांग्रेस पार्टी ने लड़ा, इस आधुनिक भारत का सपना भी कांग्रेस ने देखा और उसको साकार भी किया। तो मैंने कहा कि हम बराबर के भाई हैं, इंडिया गठबंधन में दोनों बराबर हिस्सेदार हैं और हम बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं। लेकिन मेरा मत ये है, एक प्रभारी होने के नाते, चूँकि और एक बड़ी पार्टी का प्रभारी होने के नाते, एक जिम्मेदार पार्टी का, देशभक्त पार्टी का प्रभारी होने के नाते, कि हमें एटलीस्ट एक परिवार में 2 बच्चे भी होते हैं तो वो दोनों बच्चे भी सम्मान और हिस्सा बराबर का चाहते हैं। जहाँ बराबर का सम्मान और हिस्सा होता है तो वहाँ बराबरी के साथ, मजबूती के साथ आगे बढ़ा जाता है। तो ये मेरी डिमांड। क्या कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में इतना मजबूत संगठन हो चुका है कि 200 सीटों पे चुनाव लड़ रहा है? संगठन की मैं आपको बात बताता हूँ, मैं लगातार बाई रोड दौरे कर रहा हूँ, गांव-गांव में भी जा रहा हूँ और मैंने ये पाया है, व्यक्तिगत रूप से मैंने देखा कि कोई गांव उत्तर प्रदेश का ऐसा नहीं है जिसमें कोई एक कांग्रेसी ना बैठा हो। बुजुर्ग लोग निकल के आ रहे हैं, गांव के बाहर रोड पे आके खड़े हैं, 90 साल तक के बुजुर्ग आए और कह रहे हैं हम फिर से वो सपना देख रहे हैं कि कांग्रेस फिर अपना पुराना रोल निभाए। तो लोग खड़े हो गए हैं। संगठन आपको आने वाले 15-20 दिन के अंदर संगठन डिक्लेयर होगा, बहुत जल्द डिक्लेयर होगा। और हम लोगों ने किसानों के साथ वार्तालाप शुरू की है, किसान संवाद किया हमने, छात्रों के साथ संवाद किया हमने, व्यापारियों के साथ संवाद किया हमने, दलित बस्ती में जाकर संवाद किया हमने। हम लोगों के सब अलग अलग वर्ग के लोगों के मुद्दे इकट्ठे कर रहे हैं और एक हम घोषणा पत्र जल्दी ही सबसे चर्चा के बाद लेके आएंगे, जिसको हम नाम देंगे जनता का घोषणा पत्र, जनता के मुद्दे। तो ये चर्चा के बाद हम ये पा रहे हैं कि जहाँ भी जा रहे हैं लोगों का प्यार बहुत अच्छे से, बहुत दिल से सम्मान मिल रहा है। और हम जनता से वायदा भी कर रहे हैं कि आप हम पे भरोसा कीजिए, हम आपके भरोसे पे खरा उतरेंगे। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से, आज़ादी से पहले से देख लें, आज़ादी के आंदोलन से, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देशभक्ति के साथ देश के लिए काम किया है। और हम आपके माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम सभी समाज, सभी जाति धर्म के लोगों को साथ लेके उत्तर प्रदेश के लोगों के हित में हम लोग घोषणा पत्र भी तैयार करेंगे और हिस्सेदारी, भागीदारी भी सबको देंगे और बहुत मजबूत विकल्प हम लोग उत्तर प्रदेश की जनता को देने वाले हैं। कांग्रेस का इतिहास ही ये रहा है कि वो सर्व समाज को, सबको साथ में लेकर चले हैं। कहा जाता है दलित समाज का बहुत भरोसे का रिश्ता रहा, मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक और सब सारे समाज के लोग, ब्राह्मण समाज का हमेशा सम्मान मिला कांग्रेस में। लेकिन अब वो समाज फिलहाल आपके साथ उत्तर प्रदेश में अगर नहीं है, उसकी वापसी आप कराओगे, इसके लिए क्या रणनीति, खास तौर से बहुजन समाज से, दलित समाज से, अम्बेडकरवाद से आपका ज़्यादा गहरा रिश्ता है और इस समाज में आपकी पैठ है और पहुंच है और आप बड़ा नफ्स अच्छे से टटोलते हैं, उनकी वापसी कांग्रेस में दलित समाज की क्या हो सकती है? शुरू हो सकती है, हो सकती नहीं है, शुरू हो चुकी है। शुरू हो चुकी है। अभी तक कम से कम 100 मीटिंग प्राइवेट जी में अलग अलग बहुजन समाज के अलग अलग जातियों के, छोटी छोटी जाति, बड़ी जाति और फिर ब्राह्मण समाज के भी, मुस्लिम समाज के भी, पासमानदा मुस्लिम भी, सबके साथ मेरी मीटिंगें लगातार चल रही हैं। और उस मीटिंग के माध्यम से लोगों के मुद्दे भी निकल के आ रहे हैं, लोगों का दर्द भी निकल के आ रहा है, लोगों की अपेक्षाएं भी निकल के आ रही हैं और उस आधार पे हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे खुशी है कि जो अपेक्षा कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में हमारे से की है, मुझे पूरा भरोसा है हम उस पर खरा उतरेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। एक जो दलित समाज की बात आई, उसमें बहुत सारी चर्चाएं आपके बारे में अक्सर होती रहती हैं।
और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ में लड़ेगी, लगभग लगभग ये तय है। आप लोग बार बार इस बात को दोहराते हो, आपस में अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी बन जाएगी। आपका ये भी कहना है, आपके शीर्ष नेताओं का भी ये कहना है, अखिलेश यादव जी का भी कहना है। लेकिन ये परिवार जो गठबंधन का है, जो भाजपा से लड़ने जा रहा है, इसमें बहन मायावती जी की एंट्री आप करवा पाओगे? कांग्रेस की ये कोशिश रहेगी, या ये कोशिश करते करते कांग्रेस और सपा सारे दल हार चुके हैं और बहन जी नहीं नहीं, अभी अभी मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने दरवाजे खुले रखे हैं। जी हर वो पार्टी जो देश के बारे में ईमानदारी से सोच रही है, जो देश में वंचित वर्गों के और देश के अन्य सभी वर्गों के बारे में बराबर न्याय के बारे में सोच रही है और सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर भरोसा करती है, देश के संविधान व लोकतंत्र को बचाने की बात करती है, जो देश की बात करती है, ऐसी सब पार्टियों से हमारा आह्वान है। नहीं, मैं सिर्फ बसपा ऐसी के बारे पार्टी में बात करना चाह रहा था बस। तो मैं सीधा जवाब दे रहा हूँ आपको, घुमा फिरा के नहीं दे रहा हूँ, एकदम डायरेक्ट जवाब है मेरा जी 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 कि जिसको इस देश से प्यार है, इस देश के संविधान से प्यार है, इस देश के लोकतंत्र से प्यार है, ऐसी पार्टियों से हमारा करबद्ध निवेदन है कि वो लोग इंडिया गठबंधन में आए और उत्तर प्रदेश में भी वो मजबूती के साथ तानाशाह सरकार को हराने में एकजुटता के साथ शामिल हों। बसपा के मिशन की शुरुआती दौर में आप रहे, कांशीराम जी के साथ में रहे, बहन जी के साथ में पारिवारिक आपका रिश्ता रहा, आप बहुत बारीक तरीके से सारी चीज़ों को समझते हैं। आपने ये भी देखा तमाम विपक्षी दल रेड कारपेट बिछाए रहे बहन जी के सामने, हमेशा दरवाजे खुले रहे, लेकिन इन दरवाजों पे दस्तक देने आखिर वो क्यों नहीं आ रही है? कुछ तो मन में आपके, कुछ तो आपको अन्य लोगों की अपेक्षा आपको पता होगा। क्या डर है, वहशत है, या आप कुछ आदर कम कर रहे हो? देखिए सुनिए सुनिए, आदर तो सभी करते हैं बिल्कुल। और मैं तो ये कहता हूँ सभी पार्टी के लोगों को एक दूसरे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का सम्मान और आदर करना चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सम्मान तो सबका अपनी जगह है, बिल्कुल ठीक है। और देश के लिए सबको सोचना चाहिए, मेरा ये मानना है। रही बात बहन जी क्या सोचती हैं, ये तो बहन जी से ही आप सवाल पूछिएगा, लेकिन मैं उनका आदर करता हूँ क्योंकि हमारे समाज की बड़ी नेता रही हैं और सभी लोग उनका सम्मान करते हैं। आज लड़ाई मुझे लगता है उस जगह से ऊपर उठ के सोचने की है। बिल्कुल सही। आज देश के बच्चों का भविष्य खतरे में है। 152 पहले थे, 2 परसों लीक हुए उत्तराखंड में, 154 पेपर लीक हो चुके हैं। और कई बार ऐसा होता बच्चा तैयारी करता, सालों साल पेपर देने जा रहा, पेपर कैंसिल हो गया। कई बार बच्चे रहे यहाँ रहे, उसने देखा उसका सेंटर पड़ रहा है वो 600 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर। ये क्या है? प्राइवेट एजेंसी की जरूरत क्यों है? पहले भी सरकार थी ना, पहले सरकार थी, चाहे वो मेडिकल का एंट्रेंस हो चाहे इंजीनियरिंग का, सीबीएसई कंडक्ट करती थी। 2 बड़ी रिक्रूटमेंट एजेंसी थी, यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी। तो फिर ये प्राइवेट एजेंसी की आखिर जरूरत क्या है? बिल्कुल। और फिर पेपर एक के बाद एक लीक हो रहे, कोई आज तक किसी को सजा नहीं। और ऐसे हालात में हम अपने अपनी पार्टी का ही केवल डपली बजाते रहे। भाई देश की प्राथमिकता देश होना चाहिए ना, प्राथमिकता देश के युवा होने चाहिए ना। दलितों के साथ उत्तर प्रदेश दलित उत्पीड़न के मामले नंबर 1 पर है। क्या ये दर्द नहीं होना चाहिए सबको? बड़ा दर्द है सबके। महिलाओं के रेप और उत्पीड़न, उनके साथ उत्पीड़न के मामले में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। ये जो एक बात कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे अच्छा, काहे का अच्छा है भाई? एक परसेप्शन ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, यहाँ दलितों से पूछो, यहाँ मुसलमानों से पूछो, यहाँ पिछड़े वर्ग के लोगों से पूछो, यहाँ के ब्राह्मणों से पूछो, कितना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर बताएंगे आपको। खुलेआम आपने छूट दे दिया, खुलेआम। मैं ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्या इस देश की, उत्तर प्रदेश की सरकार को या बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों को इस देश के न्यायालयों पर भरोसा नहीं है? उन्हें इस देश के कानून पर, संविधान पर भरोसा नहीं है? उन्हें जांच एजेंसियों की जरूरत नहीं है? अगर है तो फिर भाई अगर किसी ने अपराध किया तो गिरफ्तार करो, आप इन्वेस्टिगेशन करो, इंटेरोगेट करो, चार्जशीट दाखिल करो, कोर्ट उसमें ट्रायल करे, चार्ज फ्रेम करे, एविडेंसेस रिकॉर्ड करे, और कोर्ट को लगता है कि भाई ये अपराधी है, इसका जुर्म साबित हो, सजा दे। मैं तो कहता हूँ कोई हीनियस क्राइम में मैक्सिमम सजा दो, लेकिन कोर्ट दे सजा। आप पुलिस को हत्यारा क्यों बना रहे हो? और वो भी चुन चुन के, पिक एंड चूज, जाति धर्म देख के।
बुलडोजर भी चलेगा तो वो भी जाति धर्म देख के। ये नहीं होना चाहिए। तमाम सियासी दलों की बात की जाए, जाति की बात होती है, सामाजिक न्याय की बात होती है, बीजेपी अक्सर धर्म की बात करती है, तमाम मुद्दे उठते हैं, ये फ्री दिया जाएगा, वो फ्री दिया जाएगा, साहब बिजली फ्री और पानी फ्री और क्या। मैं तो एक बात कहता हूं, तुम कुछ और दो मत दो, बच्चा जितना पढ़ना चाहे उसको बेस्ट एजुकेशन मुफ्त में सरकारी खर्च। मेरा यही सवाल है कि आज़ादी के बाद से अब तक, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई भी दल हो, तमाम घोषणा पत्रों में मुद्दे होते हैं। एजुकेशन सिस्टम को किसी ने आज तक सर्वोपरि नहीं माना, गलत, उसको प्राथमिकता नहीं दी। बिल्कुल गलत। बताइए कौन से किस आप सोचिए, आप कभी इतिहास को पढ़िए दोबारा से। इसका मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा इतिहास। जब भारत आजाद हुआ तो भारत एक गरीब देश था, भरपेट खाना भी नहीं था, बिल्कुल, लेकिन शिक्षा लगभग मुफ्त थी। बिल्कुल सही है। बच्चे पढ़ाई छोड़ देते थे, खासतौर पर दलित बच्चे और लड़कियां, इस सभी समाज की। तो ये देखा गया कि भाई ये बच्चे पढ़ाई क्यों छोड़ रहे हैं, लड़कियां पढ़ने क्यों नहीं जाती। उस टाइम तो कांग्रेस की सरकार थी ना, वो आपकी तो बात देखा सही कि भाई इसलिए नहीं जाते कि स्कूल दूर हैं और कम है, तो कांग्रेस पार्टी ने गांव-गांव में स्कूल खोले, पीएसयू सैकड़ों बनाए, आईआईटी बनाई, आईएम बनाए, एम्स बनाया, 100 से ज्यादा पीएसयूज बनाए, कोल इंडिया बनाया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाया, ओएनजीसी बनाया, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम बनाया, आईटीडीसी बनाया, ठीक है, आपके वीएसएनएल, एमटीएनएल, बीएसएनएल बनाया, और इस तरह के सैकड़ों पीएसयूज बनाए। बेचे किसने? जांच करवा लीजिए। सैकड़ों यूनिवर्सिटी किसने बनाई? और 1 लाख से ज्यादा स्कूल 12 साल में बंद हुए, किसने बंद किए? तो ये कहना कि प्राथमिक, दूसरा, गरीब बच्चे ने पढ़ पाए उनके लिए स्कॉलरशिप बड़ी मात्रा में, स्पेशल कंपोनेंट प्लान, ट्राइबल सब प्लान किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। तो ये नहीं, आप देखिए, जो जैसा करता है उसको वैसा उतना तो क्रेडिट दो। देश में एजुकेशन सिस्टम मजबूत करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, सैकड़ों विश्वविद्यालय खोलने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, यूनिवर्सिटीज के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भर्ती में ओबीसी को रिजर्वेशन, एससी को रिजर्वेशन देने का काम वो कांग्रेस पार्टी ने किया। तो कांग्रेस पार्टी ने एजुकेशन सिस्टम को मजबूत किया और इन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सही कह रहे हैं, आपका आरोप भी में दम है। एजुकेशन पे काम कांग्रेस ने किया, बरसों तक सरकार में रही और एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत बेहतर है दुनिया के कई देशों से, इसमें कोई शक नहीं। मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल ये था कि आपने ये कहा ना कि किसी सरकार ने एजुकेशन पे नहीं किया काम। किसी भी पार्टी ने मुद्दा जो आज राहुल गांधी कर रहे हैं कि हमने अपना एजेंडा, पॉलिटिकल एजेंडा, घोषणा पत्र का मैंने नाम लिया कि घोषणा पत्र में तमाम मुद्दे होते हैं कि राशन देंगे, पानी देंगे, सारी चीजें देंगे, लेकिन जो बिगड़ा हुआ सिस्टम हो गया, जिस पर आप ही सवाल उठाते हो, आपके नेता उठाते हैं कि किस तरीके से विश्वविद्यालयों में पक्षपात किया जा रहा है, किस तरीके से गरीब बच्चे, ये जो आप विपक्ष की भूमिका में हो, किसी भी घोषणा पत्र में प्राथमिकता से एजुकेशन सिस्टम, बिगड़े हुए सिस्टम को सुधारने की बात विपक्षी दल उतनी प्राथमिकता। आपको एक बात और मजे की बताता हूं, देश के अंदर गरीब परिवारों के लिए, खासतौर पर एससी एसटी के लिए रेजिडेंशियल स्कूल बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। आप देख लो, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन तो आज की चीज है। राइट टू एजुकेशन तो कांग्रेस ने दिया है, सूचना का अधिकार भी कांग्रेस ने दिया है, मनरेगा भी कांग्रेस ने दिया है, खाद्य सुरक्षा का अधिकार भी कांग्रेस ने दिया है। मैं उससे पहले की बता रहा हूँ, देश में जितने हॉस्टल्स बनाए दलित बच्चों के लिए, आदिवासियों के लिए, या रेजिडेंशियल स्कूल बनाए, या नवोदय विद्यालय बनाए, या सेंट्रल स्कूल बनाए, सारा कांग्रेस का ही तो किया है। ये तो नाम बदलने में लग रहे हैं। सेंट्रल स्कूल का नाम बदल के पीएमसी कर दिया, और जो स्टेट में जैसे दिल्ली में राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय था उसका नाम बदल के सीएमसी कर दिया। ये नाम बदलने वाली सरकार है। काम तो कांग्रेस ने किए, आज कोई इनकार नहीं कर सकता। इन्होंने राजनीति विशुद्ध रूप से धर्म की है, आस्था, लोगों की आस्था की हत्या की है। इन्होंने लोगों की आस्था का इस्तेमाल करके, धर्म का नाम लेके, धर्म का इस्तेमाल करके सत्ता कब्जाई, और फिर उन्हीं राम का, जिनका नाम लेके सत्ता में, उन्हीं राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी। क्या लग रहा है वो मुद्दा मंदिर से वो नहीं दबेगा, और हम दबने भी नहीं देंगे, क्योंकि आसान मुद्दा नहीं है। इन्होंने लोगों की आस्था की हत्या की है, राम का नाम लेके सत्ता में, राम के घर में चोरी। छोड़ेंगे नहीं इनको, इस देश के लोग छोड़ेंगे नहीं। ट्रस्ट के पदाधिकारी इनको पॉलिटिकली भी जवाब दिया जाएगा, इनको सामाजिक तरीके से भी जवाब दिया जाएगा, इनको धार्मिक मंच पे भी जवाब दिया जाएगा
किसी भी मोर्चे पे इस देश की जनता इनको छोड़ने वाली नहीं है। अब इन्होंने युवाओं को धोखा दिया, इन्होंने छात्रों को धोखा दिया, इन्होंने किसानों को धोखा दिया, इन्होंने दलितों को धोखा दिया, इन्होंने आदिवासियों को धोखा दिया, इन्होंने पिछड़े वर्गों को धोखा दिया। किसको छोड़ा इन्होंने? और इन्होंने तो पिछड़े तो छोड़ो, इन्होंने अगड़ों को भी नहीं छोड़ा। शिक्षा महंगी होगी तो क्या केवल गरीब के लिए होगी? जनरल कैटेगरी में गरीब नहीं है क्या? क्या आज जितना नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का खर्चा है 27 लाख रुपया चाहिए एक लॉ की डिग्री 5 साल की करने के लिए, कोचिंग सहित। इंजीनियरिंग की डिग्री करने के लिए 15 से 20 लाख चाहिए कोचिंग सहित। इसी तरह मेडिकल की डिग्री, मैनेजमेंट की डिग्री। मुझे बताइए जनरल कैटेगरी के भी क्या 80 से 90% लोग 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख का खर्चा उठा सकते हैं क्या? तो ये किसके वे? तो ये ना ये पिछड़ों के, ना अगड़ों के। ये तो केवल बड़े बड़े 2-4 पूंजीपतियों के हैं। देश के तमाम राज्यों के देखिए, सारा संसाधन सारा पूंजीपति को सौंपे जा रहे हैं। मतलब है पेपर लीक पर बैकफुट पे सरकार आई, लेकिन मुद्दे बहुत हैं, आप उठाते रहोगे शिक्षा के मामले में। नेचुरली हम एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते जनता के मुद्दे उठाएंगे। और आप यूपी का हमारा घोषणा पत्र देखिएगा, हम इस देश के युवा, उत्तर प्रदेश के लोगों को सरकारी खर्चे पर क्वालिटी एजुकेशन देंगे। दो चीजें हैं, आपने जब से उत्तर प्रदेश कांग्रेस की एक जिम्मेदारी संभाली उसके बाद ये आपका सौभाग्य कहा जाएगा कि बीजेपी की जो धार जो हिंदुत्व की थी, चंदा चोरी में कहीं ना कहीं खुद ब खुद कमजोर हो गई। जो प्रोटेस्ट नहीं कामयाब हो पाते थे, दबा दिए जाते थे, बैकफुट पे आ गई। ये एक उपलब्धि बड़ी सामने है और सरकार को बैकफुट पे आना पड़ रहा है। ये आप कि नेता को क्रेडिट दिया जाए या संपूर्ण विपक्ष को दिया जाए या जनता को, जागरूकता को? देखिए, इसमें राहुल गांधी जी को तो प्राथमिकता के तौर पर देना ही पड़ेगा क्रेडिट। उन्होंने संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी कोटा में छात्रों के साथ संवाद किया, लगातार कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम विपक्ष को भी देना चाहेंगे क्रेडिट कि विपक्ष के लोगों ने भी संसद के अंदर भी और बाहर भी जिस तरह एकजुटता दिखाई, छात्रों के साथ सब खड़े हुए। और इस देश के युवाओं को विशेष क्रेडिट, छात्रों को विशेष क्रेडिट कि वो लोग सड़कों पे उतरे और बिना, उन्होंने संवैधानिक तरीके से उतरे, शांतिपूर्वक। उनका कोई आंदोलन ऐसा नहीं था जिसमें उन्होंने हिंसा का सहारा लिया हो। हिंसा भी की तो छात्रों के बीच घुस के बीजेपी ने गुंडे भेज के करवाई। हमने ऐसी कई वीडियो देखी, पुलिस वाले सिविल ड्रेस में पत्थर पुलिस पे ही फेंक रहे हैं ताकि बदनामी आंदोलन हो और लाठीचार्ज हो। वहां ऐसा इतना घटिया सरकार हमने देखी नहीं आज तक। आप ने बात कही कि कांग्रेस जाति की राजनीति नहीं करती है, सब सर्व समाज की बात करती है, वंचितों की मदद जरूर अलग तरीके से करती है, वो बात अलग है। आपने एजुकेशन का मुद्दा गरमा गया, कहीं ना कहीं इस देश में एक जागृति आ गई, बीजेपी की एजुकेशन सिस्टम की कमी साफ नजर आ गई। इसी तरीके से स्वास्थ्य भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इस पर कोई रिसर्च चल रहा हो या आप इसके कुछ मुद्दों हम ये सारे रखेंगे डाटा, क्योंकि मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे, आप उसमें भी देख लेना, मैं शुरू से कह रहा हूँ हेल्थ एंड एजुकेशन आर द प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। जरूरत इंसान की है, लेकिन ये प्राथमिक जिम्मेदारी है किसी भी सरकार की। जो सरकार अपने जनता को अगर क्वालिटी हेल्थ सर्विस और क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे सकती, उसको सरकार को सत्ता में बने रहने को उस पार्टी को कोई जरूरत ही नहीं है। भाई बाकी तो आप दे नहीं पा रहे, रोजगार तो आप दे नहीं पा रहे, कम से कम क्वालिटी हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन तो दो। बच्चा पढ़ जाएगा तो कुछ अपने लिए करेगा। फिर कई चीज़ें आपकी पार्टी पे आरोप लगते हैं कौशल सत्ता पक्ष की तरफ से, और भी विरोध करते हैं। मैं तो बसपा की तरफ से भी तमाम सवाल उठाए जाते हैं। उसमें से कुछ सवाल ये उठते हैं कि आप किसी मुद्दे पे कायम नहीं रहते हो। आपने कहीं ना कहीं वोटिंग पैटर्न के ऊपर सवाल उठाए, आज भी उठा रहे हैं हम। ऐसा नहीं, आप ये कैसे कह सकते कि उस पर बंदे नहीं रहते। हम हेल्थ की बात कर रहे हैं रेगुलर, हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं रेगुलर, हम लोग वोटिंग में जो गड़बड़ी है, इलेक्शन कमीशन का जो रोल है, उसकी लगातार बात कर रहे हैं। राहुल जी ने तो यहाँ तक कहा कि लीगल सिस्टम भी कमजोर कर दिया है। संविधान की रक्षा, ये मुद्दा क्या इन आम बिंदुओं से जुड़ा है कि आप उसको कनेक्ट? देखिए, संविधान से ये सारी तार जुड़े हुए हैं, हर चीज संविधान से जुड़ी है। जब कोई संस्था कमजोर होती है तो संविधान कमजोर होता है। और इस सरकार का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि इन्होंने संविधान को कमजोर किया है, इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया है, इन्होंने लीगल सिस्टम को कब्जा लिया, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को कब्जा लिया, सबको डरा के धमका के इनके प्रकरण अपना एक तरीके से जैसे गुलाम होता है ना, उस तरह बना दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार अपनी जगह है, पहले भी सरकारें बदली हैं, सरकार बदलती, लेकिन
सिस्टम नहीं बदलता था। जो गवर्नमेंट का सिस्टम था वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता था, लेकिन अब लग रहा है जैसे कि पार्टी के सिस्टम से चल रहा हो। अब ऐसा लग रहा है जैसे संविधान को नहीं मान रहे, वो ये मान रहे हैं जैसे अधिकारियों को जो पावर मिली है, जुडिशल ऑफिसर्स को जो पावर मिली है, ऐसा लग रहा है जैसे उन पे इतना बड़ा दबाव है कि वो जैसे बीजेपी ने पावर दी हो, उनके लिए काम कर रहे हो। भाई कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत करो, कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है सबको, अधिकारियों को भी, जजों को भी, कर्मचारियों को भी, और इस देश की जनता को भी। सबको जो पावर मिलती है वो कॉन्स्टिट्यूशन देता है, और सबकी जवाबदेही भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति है। और जुडिशरी जो है वो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। अगर हम अपने संविधान की, अपने न्यायालयों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो सारा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। और न्यायालयों को भी चाहिए, जुडिशियल ऑफिसर्स को भी चाहिए कि वो उसकी क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करें। अगर एक बार भरोसा न्यायालयों से उठ गया जनता का, ये इस देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा, जिसमें वास्तव में गिरावट आ रही है। आज जिस बात पे समाज में बहुत चर्चा हो रही है शिक्षा मंत्री के इस्तीफा लेने के बाद, तो तमाम मर्मरिंग जो हो रही है, मैं वो जनता के बीच जो मैंने बात सुनी मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि इसमें तमाम लोगों की ये उपलब्धि है, जिस तरीके से बच्चों की उपलब्धि है, उनके साहस की, उनकी जिस तरीके से उन्होंने जुल्म बर्दाश्त किया, लाठियां खाई, उनकी कांग्रेस के नेताओं की भी है, समाजवादी पार्टी की भी है, जनता की भी है। लेकिन एक बात कही जा रही है, कॉकरोच जनता पार्टी ने इस तरह का एक मिशन शुरू किया, एक पार्टी अनाउंस की, उसके बाद उन चीजों को गहराई से जिस चीज आगे ले जाने वाले थे वो कौन लोग थे, उस पर जो जनता कह रही है, मैं आपको सामने आप एक बात समझ मैं एक बात वो ही रख लूं। कहा यह जा रहा है कि जेएनयू में कुछ वामपंथियों के ग्रुप्स हैं, कुछ अंबेडकर वादियों के ग्रुप हैं जो बहुत पढ़ते लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, समाज पर उनकी पैनी नजर है। उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी का जो उन्होंने एक डिजिटल मीडिया के जरिए पता चला था कि देश के युवा नाराज है, बस ये एक सर्वे रिपोर्ट के तौर पर जो फॉलोइंग उनकी आ गई थी, लेकिन उस पर कॉकरोच जनता पार्टी का बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं था। जो वहां धरने पर बैठे, जंतर मंतर को आबाद करने वाले अंबेडकरवादी थे, वामपंथी थे, जेएनयू के वो लोग थे जो आपके भी दोस्त हैं, जिसका कांग्रेस के साथ एक बड़ा मधुर रिश्ता आज भी है और कल भी था। क्या नहीं लगता है कि आज जब भाजपा से लड़ना है, एक परिवार को बड़ा किया जाए? जैसे अभी देखा मैंने तस्वीरों में राहुल गांधी जी कुछ बच्चियों के साथ में वार्ता कर रहे हैं जो एजुकेशन के ऊपर काम करती हैं, जिन्होंने अनशन किया, जिन्होंने सरकार के सामने बड़ी हिम्मत से काम किया। तो क्या कोई ऐसी रणनीति है कि आप अंबेडकरवाद पर जो काम कर रहे हैं, अंबेडकरवादी जिनको कहीं ना कहीं धर्म के आवंडर से दूर रहते हैं, जो शिक्षा पर काम करते हैं, जो सरकार की कमियों को बड़ी बारीक तरीके से देखते हैं, हमें लग रहा है कि आपके नेता किस तरीके से अपना परिवार, शायद उन लोगों को अपने साथ लाने की बात, या उनकी तमाम खूबियों को अपनी खूबियों में शामिल करने की कोई रणनीति शायद काम कर रहा है। देखिए, मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही इन सारे ग्रुपों को इकट्ठा करने का काम शुरू हुआ। पूरे देश में जो संविधान सम्मान सम्मेलन हुए उसमें इन सारे ग्रुप्स को हम लोग लेके आए। वो काम पहले से चल रहा है। हम उन सब लोगों को साधुवाद देते हैं जो लोग इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए, एजुकेशन सिस्टम को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, और वो सारे एकजुट हुए। और ये किसी एक संगठन, किसी एक पार्टी का प्लेटफॉर्म नहीं था। ये युवाओं में बढ़ता गुस्सा है, जैसे एक फोड़ा होता है ना, दर्द हो रहा है, फोड़ा पकता जा रहा है और दर्द बढ़ता जा रहा है। फिर एक स्टेज आती है, फोड़ा फूट जाता है, मवाद निकल जाते, दर्द थोड़ा कम हो जाता है। तो ये जो गुस्सा है ये पूरे देश में, समाज में, जनता के बीच है, और युवाओं के बीच इसलिए ज़्यादा है कि वो पढ़ाई छोड़ने को मजबूर है, उनके माँ बाप पे पैसा नहीं है, कर्ज करके ला रहे हैं तो पेपर लीक हो रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, सालों साल पेपर दिया, अच्छा हो गया, सॉरी इस बार काम हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी, या इस बार मेडिकल में नंबर आ जाएगा, या इस बार जो इंजीनियरिंग में नंबर आ जाएगा, अच्छा पेपर हुआ है, पता लगा पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसिल, दिल टूट जाते हैं बच्चों के, सुसाइड करते हैं बच्चे। नौकरी का एग्ज़ाम दिया, तड़प रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, रिजल्ट नहीं आ रहे या कैंसिल हो रहे हैं। जैसे 68,000 वैकेंसी का मुद्दा था, उसमें 6800 वैकेंसी पिछड़े और दलित वर्गों की वो लोग खा गए। वो धरने कर रहे हैं, लड़ रहे हैं लड़ाई, कोई सुनने वाला नहीं है। तो अंदर गुस्सा तो युवाओं में पहले से इकट्ठा हो रहा था, और उसको बार बार राहुल जी लगातार उठा रहे हैं, बाकी विपक्ष के साथी भी उठा रहे हैं, सब मिलकर उठा रहे हैं, और सबकी जिम्मेदारी भी बनती है उठाने की। तो वो गुस्सा फूट के सामने आया है, और मुझे भरोसा है ये गुस्सा शांत होने वाला नहीं है। सरकार को, प्रजातंत्र को मजबूती देनी पड़ेगी, सरकार को संवैधानिक संस्थाओं की इज्जत करनी पड़ेगी, इलेक्शन कमीशन को
फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने की जिम्मेदारी जो वो नहीं कर रहा है, वो एक पक्ष बन रहा है, एक बीजेपी के लिए काम कर रहा है, उसको अब सुधरना पड़ेगा। वरना इस देश का युवा, इस देश का मजदूर, इस देश का किसान, इस देश का दलित, इस देश का पिछड़ा, इस देश का आदिवासी, सब लोग मन से दुखी हैं। और जब दुख बढ़ जाता है फिर उसकी परिणति क्या होती है आप समझ सकते हैं, आपने देखी। बिल्कुल आपने बात सही कही। युवा गुस्से में दिखाई दिया, युवा के मन में बहुत सारी दर्द है, और बात सिर्फ एजुकेशन की या पेपर लीक की नहीं है, एजुकेशन के तमाम सिस्टम से जुड़ी हुई है। आप उसमें बेरोजगारी भी बहुत बड़ा कारण है। बेरोजगारी भी है। आप इस देश के सबसे पुराना दल है कांग्रेस, सबसे पुराना, जिसने देश की आज़ादी दिलाई, देश को बड़ा संघर्ष किया। युवाओं के गुस्से की बात आपने कही, और शायद युवाओं का गुस्सा अभी भी कम ना हो, लेकिन आपकी ड्यूटी क्या बनती है? आप गांधीवादी हो, आप इतना बड़ा दल होने के नाते, इतने बड़े बड़े नेता होने के नाते, कि आप एक बच्चों को मैसेज नहीं दे सकते हो कि बच्चों इस तरीके से उग्र मत हो, अपना आप विरोध प्रकट करो, लेकिन मोहब्बत की दुकान मोहब्बत की दुकान नहीं आई सामने। आप कभी ध्यान से हमारी वीडियो सुनिए, और आज भी जो हमने लाइव किया है, डाला है, आप उसको भी सुनिए। हमने हर मंच पे और लगातार आंदोलन शुरू होने से पहले से हम लगातार बोलते आ रहे हैं कि हमें लड़ाई लड़नी है, आंदोलन करना है, लेकिन संवैधानिक तरीके से करना है। हमने हिंसा का सहारा बिल्कुल नहीं लेना, वरना ये बदनाम कर देंगे, या आपको नक्सलवादी कहेंगे। आपने बिल्कुल डॉक्टर अंबेडकर, गांधी के तरीके से, बुद्ध के तरीके से, शांति के साथ, अहिंसा के साथ इस आंदोलन को चलाना है, और संवैधानिक तरीके से चलाना है, प्रजातांत्रिक तरीके से। आपने बिल्कुल हिंसा का सहारा नहीं लेना है। हम तो लगातार कह रहे हैं, आज की भी मैंने डाला, मेरे वीडियो देख लीजिए। आपने बिल्कुल तो हम तो कह ही नहीं रहे कि बच्चों ने हिंसा का सहारा नहीं लिया। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, बिल्कुल सही कहा। बच्चे, जब बच्चों के ऊपर आप लाठी चलाओगे। एक बात और मैं आपको एक बात बताता हूँ मजे की, चूंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली से पढ़ा हूँ, दिल्ली में वकालत की है, दिल्ली में मंत्री रहा हूँ। दिल्ली में, नई दिल्ली में आप कहीं पे पत्थर ढूंढोगे तो पत्थर नहीं मिलेगा। तो वो कौन लोग हैं जिन्होंने पत्थर ला के रखे वहाँ खड़े की गाड़ियों में, पुरानी गाड़ी ला के खड़ी की पत्थर रख के? तो बीजेपी क्या ऐसी गंदी राजनीति करेगी? आप लोगों के ये आरोप लगातार लगा, आरोप नहीं है, ये सच्चाई हो सकती है। यही सच्चाई है, आप जाके जांच कर लो। ये सच भी हो सकता है। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं ना बिल्कुल दिल्ली में, तो भाजपा से आप रिक्वेस्ट कर लो कि सीसीटीवी की फुटेज गायब मत करना। कौन से वो गाड़ी लेके छोड़ के गए, खड़े करके पत्थर रख के गए, जरा पछाड़ो, पकड़ो। आपके पास अच्छा इंटेलिजेंस है, आपके पास सीसीटीवी फुटेज सारी आपके पास है, ढूंढो ना कौन है जो पत्थर लेके आए, पकड़ो उनको और सार्वजनिक करो देश के सामने। आपने ऐसी वीडियो देखी होंगी जिसमें पुलिस वाले सिविल ड्रेस में जनता के बीच में घुस के और पत्थर उठा के पुलिस पे फेंक रहे हैं, और सेम वही बंदा फिर उसी ड्रेस में पहचाना जा रहा है, वही फिर वो छात्रों पे लाठी भी चला रहा है। और आप बच्चों को उकसाओगे, बच्चों पे लाठी चलाओगे, बच्चों पे पत्थर चलाओगे, बच्चों को कुचलोगे, तो उन बच्चों में से हर बच्चे में उतना धैर्य नहीं होता। एक आध बच्चा गलती कर सकता है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि बच्चों के आंदोलन को बदनाम किया जाए। सब्र का फल सब मीठा होता है, लेकिन हर आदमी में उतना सब्र, उतना धैर्य नहीं होता। जी, हम में है लेकिन सब में तो नहीं। मैं तो चलो बुद्ध को मानता हूँ, इसलिए मुझे पता है पेशेंस ताकत होती है, कमजोरी नहीं होती। बहुत से लोग पेशेंस को कमजोरी समझते हैं, लेकिन मेरा मानना है पेशेंस ताकत होती है। लोग हमें भी उकसाते हैं, हम तो नहीं उकसावे माते, हम तो अपनी बात को बड़े शालीनता से रखते हैं, और ये सबको सीखना चाहिए। भारत बुद्ध का देश है, और बुद्ध ने दुख से जो मुक्ति का मार्ग दिया है, उसमें धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है। आपने धैर्य की बात कही, आपने बुद्ध की बात कही, और इस वक्त ज़रूरत भी है उनकी प्रेरणा की। और मैं फिर उसी बात पे आऊँगा जो जनता चाहती है। आपका चेहरा जहाँ सामने आता है, वह ये सवाल ज़रूर उठता है कि चुनाव कैसे, किस केमिस्ट्री से लड़ा जा रहा है। ये बड़ी लड़ाई है। जो आपका वोटर है, जो समाजवादी पार्टी का वोटर है, उसको ये अच्छा नहीं लगता है जब धैर्य खो देते हैं आपके नेता और अपने साथी को, चाहे वो समाजवादी पार्टी का कोई नेता हो या प्रवक्ता हो, जब वो कांग्रेस पे हमला करता है, और जब कांग्रेस का कोई सांसद या प्रवक्ता सपा पर हमला करती है, तो जो वोटर है जिसने आपको लोकसभा में हमने अपने पार्टी के सभी नेताओं को एक बात समझाई है कि आपको धैर्य से बात करनी है और दूसरों को रेस्पेक्ट दे के करनी है। और रेस्पेक्ट हम चाहते तो हमें दूसरों को भी देनी पड़ेगी। और आप पाएंगे कांग्रेस के सब लोग बड़े धैर्य के साथ, शालीनता के साथ अपनी बात रखेंगे। ये जरूर हम चाहते हैं कि सम्मान, इज्जत हम दूसरों को देंगे तो हमें भी मिले, हिस्सेदारी बराबर की मिले, सम्मान के साथ मिले, और हम ज़्यादा हिस्सेदारी भी देने को तैयार हैं, थोड़ी बहुत ज़्यादा दे के। लेकिन हमारी भी
इज्जत बरकरार रहनी चाहिए और उनकी भी बरकरार रहनी चाहिए। ये आपका भाई हक है। भाई 403 सीट है, चलो तुम 203 ले लो, हमें 200 दे दो, आपका ये तो हक है। उसमें और जब हम आपको बड़ा कर देते हैं, आप बड़े बन जाओ, बड़े भाई बन जाओ, चलो आप, हम छोटे बन जाते हैं, हमें 200 दे दो। लेकिन बराबर की हिस्सेदारी और बराबर का सम्मान तो दोनों को मिलना चाहिए। इसमें दिक्कत क्या है? उत्तर प्रदेश में जो हालात हो गए उसमें देश और उत्तर प्रदेश के लोग सब राहुल गांधी जी की तरफ देख रहे हैं। आज उनकी भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद राहुल गांधी जी के ऊपर पूरे देश के लोगों का भरोसा बढ़ा है। इस देश में सबसे ज़्यादा पदयात्रा करके शांति मानवता का संदेश तथागत बुद्ध ने दिया 2500 साल पहले। उसके बाद और भी कई लोग महापुरुष आए जिन्होंने पदयात्राएं की, लेकिन दूसरे नंबर पे बड़ा नाम आता है गांधी जी का। उन्होंने भी पदयात्राएं की देश की आज़ादी के लिए। और उसके बाद अगर किसी ने लंबी पदयात्रा की है तो वो राहुल गांधी जी ने की है इस देश के लोगों के लिए। और अगर चिंतक और चिंता और चिंतन से एक बेहतरीन संविधान देके हजारों साल की गुलाम शूद्रों और अछूतों को और महिलाओं को अगर आज़ादी दे के और संविधान के माध्यम से अधिकार देने का काम किसी ने किया तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले से, साहू जी महाराज से शुरू होके वो मोमेंट आज यहाँ तक आया गया। सभी वर्गों को कम से कम चेतना आई है, सभी को देश की तरक्की में कुछ ना कुछ मिला है। बिल्कुल। हालांकि अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी वो चीज़ नहीं अटेन कर पाए जो संविधान चाहता था या जो हमारे संविधान निर्माता चाहते थे या जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे। वो लड़ाई भी जारी है, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि अभी कुछ नहीं मिला तो गलत होगा। बहुत कुछ मिला है। इस संविधान ने हमें एक कम से कम संविधान कानून की नज़र में बराबर खड़ा किया है और आगे बढ़ने का अवसर भी दिया है। आप समाज में जा रहे हैं और लगातार दौरे कर रहे हैं, खास तौर से दलित समाज से आपका ज़्यादा गहरा रिश्ता है। क्या लग रहा है वापसी आप कांग्रेस में करवा रहे हैं? इस समाज कांग्रेस में? का वो जो कोर वोटर हुआ करता था वो बिल्कुल। वापस आ रहा है। वापस आ रहा है, चाहे उसमें दलित हो, ब्राह्मण मुसलमान कोर हो, वोटर हुआ करता था, ब्राह्मण हो, हाँ। दलित कोर वोटर हुआ करता था, मुस्लिम कोर वोटर हुआ करता था, अति पिछड़ा कोर वोटर हुआ करता था। वो सारा वापस आ रहा है। ये आपने बहुत सारी बातें की। हम ब्राह्मण समाज और मुस्लिम समाज, जिसके बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस का पहला प्यार या ब्राह्मण समाज कांग्रेस को अपना पहला प्यार मानता रहा, मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज कांग्रेस को सबसे ज़्यादा प्यार करता रहा। क्या उनके मसाइल मसले क्या महसूस होते हैं? जैसे आपने दलित समाज का आंकड़ा पेश किया और कहा कि आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दलित समाज जो है उसका उत्पीड़न हो रहा है। मुस्लिम समाज और ब्राह्मण समाज के बारे में भी तमाम बातें हो रही हैं। आपका क्या रिसर्च? देखिए, मुस्लिम समाज के 1000 के आसपास एनकाउंटर्स हुए हैं, जी। जिसमें 100 से ज़्यादा लोग मारे गए। इसी प्रकार दलितों में एनकाउंटर हुए, पिछड़ों में एनकाउंटर हुए और मुस्लिम समाज के बहुत बड़ी मात्रा में एनकाउंटर हुए। ब्राह्मण भी आरोप लगा रहा है सरकार पर। मैंने सबसे पहले ब्राह्मण का ही बोला जी है। बिल्कुल, हाँ। तो किसी भी सरकार को शोभा नहीं देता कि वो संविधान को, अपने कानून को अपने हाथ में ले। भाई कानून से चलो ना। आप अगर कोई अपराधी है तो उसे कानून के माध्यम से सजा दिलवाओ। आप हत्यारे क्यों बन रहे हो? और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तो बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट। जी। ये हर समाज की प्राथमिकता है आज। ब्राह्मण समाज भी शामिल हो जाता है इसमें। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों में सब लोग बहुत पैसे वाले हैं, सब लोग का अच्छा चल रहा है। निजीकरण और सरकारी नौकरी, ये भी इस पर भी तमाम मुझे लगता है सवाल निजीकरण ने देश को काफी नुकसान किया है, खासतौर पर जो वंचित वर्ग हैं उनका निजीकरण से ज़्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे कई घटनाक्रम देखने को आए जहाँ प्राइवेट कंपनी के अंदर कोई इंटरव्यू देने गया, जी। इंटरव्यू देने के बाद सिलेक्शन भी हुआ, सिलेक्शन होने के बाद में उससे पूछा गया तुम्हारी जाति क्या है, जाति बताई, इसको कहा ठीक है हम आपको बताएंगे। घर गए और फ़ोन आ गया कि जी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जबकि बता दिया था आपका सिलेक्शन हो गया। हमारे पास तो इस तरह के केसेस मेरे पास बहुत ज़्यादा आते हैं। उत्पीड़न के केसेस या एक्सप्लॉयटेशन के केसेस पूरे इंडिया से मेरे पास बहुत ज़्यादा आते हैं। क्योंकि मैं लगातार फ़ोन पे अवेलेबल रहता हूँ, सबके फ़ोन उठाता हूँ, सबसे बात भी करता हूँ। फिर मेरा सोशल दायरा वो काफ़ी बड़ा है, हर जाति धर्म के लोग जुड़े हुए हैं, तो खासतौर पर वंचित वर्गों के। तो कहीं भी किसी के साथ कुछ होता है तो तुरंत सूचना आती है। एक बहुत खुली हुई बात है और इस पर आप लोग मुद्दा ये उठाते भी हो।
जो आरक्षण से जुड़ा हुआ मामला है कि जब सरकारी विभाग कोई निजीकरण उसका हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि निजीकरण अगर हो जाएगा तो निजी कंपनी तो उसको आरक्षण देगी नहीं, तो धीरे धीरे तो आरक्षण सब खत्म हो जाएगा। खत्म सिस्टमेटिक किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। इंदिरा जी ने जब बैंक प्राइवेट होते थे तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था जुलाई 1969 में। उन्होंने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। सैकड़ों पीएसयूज नेहरू जी से लेके, इंदिरा जी से लेके और पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी तक सैकड़ों पीएसयूज बने। इन्होंने तो बेचने का काम किया। ये तो आज़ादी के आंदोलन में भी अंग्रेजों के साथ खड़े थे हिंदू महासभा के लोग, जनसंघ आरएसएस के लोग। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आज़ादी का आंदोलन लड़ा गया। शिक्षा का बड़ा मुद्दा उठा, पेपर लीक के बहाने शिक्षा के तमाम पहलू सामने आए। बस एक दो सवाल छोटे छोटे और हैं। जैसे कि आरक्षण के पर कतरे जा रहे हैं, क्या कांग्रेस को नहीं लगता व्यापक पैमाने पर हम सब मिलजुल के इस पर कोई आंदोलन करें? आंदोलन चल रहा है, नजर नहीं आता। मैं बता रहा हूँ ना, नजर जंतर मंतर आया, सब नजर आया। मैं आपको बताता हूँ। जंतर मंतर होने से पहले हजारों हजार लोगों ने, दलितों ने, आदिवासियों ने आंदोलन किए हैं, उनको कोई कवरेज नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी के एनएसयूआई छात्र इकाई और इंडियन यूथ कांग्रेस ने, हजारों हजार युवाओं ने सैकड़ों प्रदर्शन इस देश में किए हैं, कोई कवरेज नहीं। ऐसा लगा जैसे मुख्य मीडिया केवल बीजेपी की सरकार के लिए काम कर रहा हो। ये तो उबाल जो है ना, धीरे धीरे जो उबल रहा था। तो आपके नेता को पता है, प्रधानमंत्री आवास धरने के लिए गए, ऐसी कवरेज मिली कि कोई मीडिया रोक ही नहीं सकता था उसको। आप एक बात समझिए, धीरे धीरे जो बिल्टअप हम प्रेशर कर रहे हैं उसका नतीजा है। वही मैं कह रहा हूं। तो दलित, आपको नहीं लग रहा दलित आंदोलन चल रहा है? आप देखिए ना वीडियो, आदिवासी पानी के अंदर लेट के आंदोलन कर रहे हैं, कौन कवरेज कर रहा है उनको? कर नहीं रहे क्या? जंगल कट रहे हैं और आदिवासी में जंगल बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, कवरेज मिल रहा है क्या उनको? ये तो हम डाल रहे हैं ना, हम लोग चला रहे हैं अपने लेवल पे। जब बड़ा नेता प्रधानमंत्री आवास पे धरना देने जाता है तो किसी मीडिया की हैसियत नहीं होती कि इस खबर को रोक ले। आप ये देखिए, 4,500 किलोमीटर की यात्रा नेता ने की, बिल्कुल की, उसकी कवरेज उसको भी नहीं दी। सोशल मीडिया पर हर आदमी, मैं कह रहा हूँ कवरेज जिसको मुख्य मीडिया समझते हैं, कवरेज उसको भी नहीं दी उन्होंने। इतना बड़ा मतलब सेक्रीफाइस, सर्दी गर्मी बरसात धूप, उसमें लगातार पद यात्रा। आगे कोई यात्रा इस तरह की कुछ प्लान में है यूपी में? खासतौर से यूपी में बहुत सारी सभाएं होंगी, बहुत सारे रोड शोज होंगे, और यूपी से दिल्ली लगाव है राहुल जी को जी। तो इस बार यूपी मिशन यूपी 2027 है हमारा, परिवर्तन करके जाएंगे। मतलब कोई रणनीति यात्रा की जमीन से जोड़ने वो सब आपको अभी बताएंगे, अभी तैयारी चल रही है। एक छोटा सा एक क्वेश्चन, क्योंकि बहुत दिनों के बाद में सेवा दल दिखाई दिया, जो कांग्रेस की बहुत बड़ी ताकत हुआ करती थी इसी जंतर मंतर पर, क्या फिर से एक बार सेवा दल देखने? मैं आपको बताऊं, कांग्रेस पार्टी हर मोर्चे पे बहुत तेजी से संगठन सृजन का काम कर रही है। संगठन सृजन में सेवा दल को भी दोबारा से पुनर्स्थापित किया जा रहा है। एससी डिपार्टमेंट को, आदिवासी डिपार्टमेंट को, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को, और जो अलग अलग हमारे फ्रंटल्स हैं, एनएसयूआई हो गया, यूथ कांग्रेस हो गया, महिला डिपार्टमेंट हो गया, सबको चरणबद्ध तरीके से संगठन सृजन चल रहा है। बहुत मजबूती से काम चल रहा है। 10-10 दिन को तो कैडर चल रहे हैं, जिला अध्यक्षों के लगातार चल रहे हैं इस वक्त। तो अब कांग्रेस जो एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है, पूरा ध्यान संगठन के निर्माण पे है। आप अभी बहुत सारे चेंजेस देखोगे, और घोषणा पत्र यूपी का जब आएगा हम सार्वजनिक करेंगे तो आप पढ़ के कहोगे कि हाँ, ये जनता का घोषणा पत्र। शिक्षा नीति होगी, 100% होगी। फर्स्ट प्राथमिकता, पहली प्राथमिकता शिक्षा की नीति पर होगी। अभी आपने बड़ा भाई छोटा भाई और अपना सम्मान मांगने की बात की, एक दूसरे दलों से करता है, नेगोशिएशन चलता है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन हालात ये ऐसे हैं कि शायद कभी नहीं बने हो। सारे क्षेत्रीय दल टूट गए, खत्म हो गए, ना जाने कितने नेता जेल में चले गए। कुछ नेता हैं, आप टूट गई, तृणमूल टूट गई, बसपा खत्म हो गई। आप बताइए, बिहार में दोनों क्षेत्रीय दल लगभग खत्म हो गए। देश में कोई दल ही नहीं रहा। कांग्रेस आधी तो कांग्रेस, बीजेपी जा चुकी है पिछले 12 सालों में। ऐसे हालात में समझौता, मांगे करना, निगोशिएशन करना, हालात के ऊपर डिपेंड करता है ना। जहां पर बीजेपी ने सबको तोड़ दिया, सारे दलों को तोड़ दिया, ये इतिहास में आप तो बहुत वरिष्ठ। अभी आप एक चीज नहीं समझ रहे जी, अमित शाह मोदी जी ने आरएसएस बीजेपी को भी तोड़ दिया।
बिल्कुल होगा, ये बातें होती हैं, आपस में भी तकरार है उनके, और दिल्ली और लखनऊ तमाम बातें होती हैं। कहने का मतलब ये कि जब सब दल टूटे जा रहे हैं, आज समाजवादी पार्टी फिलहाल अकेले बची हुई है, कांग्रेस को भी बहुत डेंट लग चुका है, कई नेता जा चुके हैं, तमाम चुनौतियों का सामना करी, ऐसे में कम से कम विपक्ष की एकता में कमी है, इस बात को आप जैसा वरिष्ठ नेता महसूस करता होगा और इसको इस वक्त स्वीकार कर लीजिए। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर पर अभी जो इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई उसमें उन्होंने कहा कि मुझे कोई गाली भी दे, कितना ही कहे, मैं सारा जहर पीने को तैयार हूँ, लेकिन ये देश बचाने की लड़ाई है जिसमें देश का लीगल सिस्टम भी कोलैप्स हो गया है, देश का एजुकेशन सिस्टम भी ख़त्म हो गया है, देश का ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम भी कमज़ोर हो गया है। ऐसे में देश बचाने के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी करेगी। बस ये हम पॉइंट हम इस पूरे इंडिया गठबंधन को सबको एकजुट करके एक मजबूत भारत का सपना देखते हैं और उसके लिए मिल के काम करेंगे। बस राहुल जी का जो ये आपने स्टेटमेंट दोहरा दिया, इससे ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आखिरकार मिलके चुनाव लड़ेगी, बीजेपी से मुकाबला करेगी, और ये जो खींचातानी हो रही है ये अंत में खत्म हो जाएगी। अब कोई खिंचातान नहीं है, हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग है। हम लोग मिल के उत्तर प्रदेश को इन दरिंदों से मुक्त कराएंगे। तानाशाह सरकार से जो जनता तृप्त है, दुखी है, उससे उनको मुक्ति दिलाएंगे। लंबा सफर रहा है आपका समाज से जुड़े होने का। आपने बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी की। आप बहुत धनवान नहीं रहे, लेकिन समाज में आपने शिक्षा के लिए बहुत पहले और गैर राजनीतिक तौर से आपने काम किया और आप इसको छुपाते रहे। क्या एक्चुअली जब हम कॉलेज में एडमिशन लिया 85 में, जी तब हमने बच्चों को मुफ्त पढ़ाना शुरू किया। जी हमने एक संगठन बनाया, दिल्ली की एक गोंडा विधानसभा है, जी वहाँ गोंडा गांव में हम जहाँ पैदा हुए घर है हमारा, वहाँ हमने 25-30 लड़कों ने ग्रुप बना के डॉक्टर अम्बेडकर जागृति संघ बनाया अच्छा और उसके माध्यम से पहली क्लास से 10वीं क्लास तक के बच्चों को एनरोल किया। लोगों ने अपने मकानों में एक एक कमरा हमें फ्री में दिया। शाम को 6 बजे से 8:30 बजे तक 4 पीरियड लगते थे और हम 25 के करीब लड़के थे, हम ही खुद पढ़ाते थे। अच्छा, और आसपास के सब स्कूलों में हमारे बच्चे टॉप करने लगे। क्या बात है। हम फ्री में पढ़ाते थे, जो छोटा बहुत खर्चा आता था वो हम लोग कंट्रीब्यूट आपस में करते थे, 25 लड़के हम, जी और वो सालों तक चला। फिर जो हम पढ़ाने वाले लोग थे सबकी नौकरियां वोकरियाँ लगने लगी। जैसे मेरे बड़े भाई थे, उनको स्टेट बैंक में यही लखनऊ में उन्हें फर्स्ट पोस्टिंग उनकी हुई 8 फरवरी 1988 को, वो इधर आ गए। इसी तरह धीरे धीरे हमारा ग्रुप जो है, चूँकि तब सारे पढ़ रहे थे जी और पढ़ते पढ़ते पढ़ाते रहे, फिर सबकी नौकरियां लग गई, सब बिखर गए, लेकिन हमने वो सिलसिला 6.5 साल की चलाया शिक्षा में आपका और 450 बच्चे डेली आते थे पर डे, ओहो, रिकॉर्ड है अपने आप में 450 बच्चे। और 22 कमरों में क्लास लगती थी और कमरे लोगों ने मुफ्त में दे रखे थे। गजब है भाई। और अदरवाइज तो 14 साल की उम्र से सोशल मूवमेंट में रहे। हर उत्पीड़न के खिलाफ हमने छोटे बड़े प्रदर्शन पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में किए। वो काम हमारा चलता रहा। फिर वकालत में आए तो वकालत में 25 से 30% केस भी मुफ्त में लड़े। जो ज़रूरतमंद थे, जिस पे पैसा नहीं था, उसका फ्री में लड़े। और उससे जो मन को खुशी मिलती है वो बयान नहीं कर सकता शब्दों में, जो मन को खुशी मिलती है। तो शिक्षा, आप वंचितों के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, ये भी आपका भाव से पता चलता है, आपके वर्किंग स्टाइल से पता चलता है कि मजबूत करने के लिए जो डॉक्टर अंबेडकर का सपना। देखिए, मैं इसलिए कह सकता हूँ कि मेरे पिताजी 4th क्लास में नौकरी करते थे। हमारी पॉकेट मनी तो हमें मिलती नहीं थी, 1 रुपया भी जेब में नहीं होता था। तो वहाँ से हमने देखा, महसूस किया कि जब बिल्कुल लगभग फ्री शिक्षा थी, हम लोग पूरी लाइफ की पूरी पढ़ाई, मतलब बीए करने के बाद, कैंपस लॉ सेंटर से लॉ करने के बाद, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट से लेबर लॉ स्पेशलाइजेशन करने के बाद, इग्नू से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करने के बाद, फिर लॉ फैकल्टी में एलएलएम का प्रेसिडेंट रहा। इस पूरे सफ़र में टोटल जितना मेरे पढ़ाई पे खर्च हुआ होगा, कोई 9,000 के आसपास। इतना तो मुझे अपने बेटे के एडमिशन में जमा करना पड़ा, पहली क्लास नर्सरी में। तो दर्द महसूस हुआ कि यार हम तो फ्री में पढ़ गए, और उसके बाद जो फीस जो बेइंतहा बढ़ती चली गई, उसने बड़ा दर्द दिया है। अपनी आंखों से बच्चों को रोते हुए देखा। जब मैं मंत्री था ना, मेरे पास रोते हुए बच्चे आते थे, अंकल फर्स्ट ईयर तो हो गई, सेकेंड ईयर की फीस नहीं है। फर्स्ट ईयर कर्जा करके जमा किया था, स्कॉलरशिप आ नहीं रहा, क्या करें हम।
कुछ 10-12 दोस्तों से इकट्ठा चंदा करके हमने दिया, हमने भी अपनी जेब से दिया, वाइफ से भी लिया कुछ, तो कुछ बच्चों की फीस जमा की, लेकिन फिर रोज आने लगे। दिल दुखता था, क्या करूं। कल आप केजरीवाल जी से मैंने कहा था 150 करोड़ मुझे दे दो, मैं इन बच्चों की, जो बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं पैसे का, उनकी फीस जमा कर दूंगा। अनफॉर्चुनेटली बड़ी बात है, लेकिन आज ये सौभाग्य है आपका कि इतनी बड़ी देश की सबसे बड़ी पार्टी के साथ आप हैं और उस मिशन पर अब आप पूरी पार्टी के साथ काम कर सकते हो। एक चीज़ और है, बस आधा मिनट, जो एक बहुजन समाज के महापुरुष हैं जो प्रेरणा समाज को देते हैं बराबर के हक का, उस पर भी सुना है रिसर्च आपका है और उस पर भी आपने काफ़ी काम किया है और इस तरह के प्रोग्राम्स वगैरह लगातार चल रहा है। लगातार पूरे चल देश रहा में लोग मुझे बुलाते हैं, जी। दिल से बुलाते हैं, और मैं भी दिल से जाता हूँ, और उस पे काम रेगुलर है, पूरा स्टडी है, और चिंतक लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, हम लोग काम करते हैं। कहीं ना कहीं ये जो मूवमेंट आपको देखने को मिला है, जी जी बेशक आज हुआ है, लेकिन ये आज की वजह से नहीं हुआ है, इसमें हमारा वर्षों का काम है, वर्षों के प्रदर्शन है। हमने तो ईवीएम पे भी बाकायदा रिसर्च करके बताया कि ईवीएम में भी घोटाला है, जी इसमें माइक्रो कंट्रोलर चिप होती है, इसमें टाइम क्लॉक लगा है, टाइम के साथ कब आपको वोट शिफ्ट करवाना है, वो सब प्रोग्रामिंग है, हैकिंग की ज़रूरत नहीं होती। बहुत बड़ा सिस्टम है, जब अगर बेईमानी पे आ जाए कोई। इस पर काम आप राहुल गांधी जी के साथ करोगे आगे भविष्य में, मुझे लग रहा है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ किया है हमने, तो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस के साथ बैठ के बताया कैसे इसमें घोटाला होता है। लेकिन इस देश में व्यवस्था ऐसी है, इलेक्शन कमीशन अपना आपको खुदा मानता है, सुनने को तैयार नहीं है। मुद्दे बहुत हैं। न्यायालय ने खुद कहा था 100% काउंटिंग, वो भी नहीं हुआ। न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक जजमेंट में कि पेपर ट्रेल जो होता है उसको भी काउंटिंग पूरा होना चाहिए, कुछ नहीं। लेकिन एक बड़ी सफलता आज की तारीख में आपको मिल गई। अब उम्मीद है कि तमाम और मुद्दों को लेकर भी आप सड़क पे आओगे और इन मुद्दों को काम करोगे। हम वर्षों से सड़क पे ही हैं, जी कॉलेज लाइफ से, स्टूडेंट की एज से हम लगातार सड़क पे हैं। हम मंत्री बने तब मंत्री रहते हुए भी सड़क पे हमने आंदोलन किया। 2 अप्रैल 2018 में जी SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट डाइल्यूट करने की बात है, उसके खिलाफ 2 अप्रैल को प्रदर्शन में कैबिनेट मिनिस्टर रहते हुए सड़क पे, रोड पे था मैं, मंडी हाउस से और जंतर मंतर तक, पार्लियामेंट्री सीट तक। उससे अलग जो 200 पॉइंट रोस्टर वाला था यूनिवर्सिटीज़ का, उस पर सबसे आगे थे, मंत्री रहते हुए थे। तो हम जब छात्र थे तब भी प्रदर्शन कर रहे थे, जब वकील बन गए तब भी प्रदर्शन कर रहे थे, जब मंत्री बन गए तब भी प्रदर्शन कर रहे थे, फिर मंत्री पद से रिजाइन किया, विधायक थे तब भी प्रदर्शन कर रहे थे, फिर विधायक से भी रिजाइन किया, आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं तो अभी भी प्रदर्शन में था। उस दिन प्रधानमंत्री जी के घर पे था, उस दिन भी हम रोड पे थे, हम भी गिरफ्तार हुए राहुल जी के साथ। जी बिल्कुल देखा था, हम लोगों ने तस्वीरें देखी तो थी। लड़ाई तो इस देश के युवाओं की, इस देश के दलितों की, पिछड़ों की, गरीबों की, वंचित वर्ग की, किसानों की, मजदूरों की लड़ाई लड़ते रहेंगे जिंदगी भर। न्याय के लिए लड़ना पड़ेगा, और उसके लिए फिर कुर्सी बाधा नहीं है। कुर्सियाँ आएंगी जाएंगी, कोई कुर्सी परमानेंट नहीं बनी आज तक। हर किसी को मरना है, बुद्ध ने कहा हर चीज़ अनित्य है, तो जो भी दुनिया में है उसका जाना भी तय है। तो कुर्सी से इतना मोह क्यों? जानी तो कुर्सी भी है, मोदी जी की भी जाएगी, आप देख लेना, अभी देख लेना 2029 में, हो सकता है उससे पहले ही चली जाए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन से लेकर और काशीराम जी का आंदोलन, आप इस मिशन में लगे रहे, पूरा जीवन आपने समर्पित कर दिया। आपको क्या लगता है कि उस मिशन में हम कहाँ तक पहुँचे हैं, ये समाज कहाँ तक पहुँचा है? अभी क्या वाकई अंधेरे हैं समाज में? क्या अभी उस मिशन के लिए आप जैसे तमाम लोगों को, इस देश को आगे बढ़कर उनके सपनों को पूरा करना है? देखिए, अंधेरे, मैं ये नहीं कहूँगा कि चारों तरफ अंधेरा है, काफ़ी रोशनी आई है, लेकिन अभी भी काफ़ी क्षेत्र बचा है जहाँ अंधेरा है। और ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से पहले उनके गुरु ज्योतिबा फूले जी ने उस सामाजिक न्याय की लड़ाई को शुरू किया। उनके साथ सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, साहूजी महाराज, संत गाडगे बाबा, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी नायकर, उसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, माता रमाबाई की कुर्बानी। उसी काम को आगे हम देखेंगे तो जगदेव बाबू कुशवाहा, कर्पूरी ठाकुर, ललित सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, मान्यवर कांशीराम साहब, और उसी लड़ाई को अगर उसको इम्प्लीमेंटेशन की बात करें बाबा साहेब के बाद तो बाबू जगजीवन राम, बाबा साहेब के विचार को आगे बढ़ाने की बात करें तो बुद्ध प्रिय मौर्य, प्रोफेसर बुद्ध प्रिय मौर्य, और फिर कांशीराम साहब के बाद अब उस लड़ाई को, आज उस सामाजिक न्याय की लड़ाई को राहुल गांधी जी लेकर चल रहे हैं। और मेरे जीवन का तो मिशन ही सामाजिक न्याय है।
मैं उसी के लिए अपना पूरा जीवन लगाना चाहता हूँ। जब तक हर घर तक रोशनी ना पहुँचे तब तक काम जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम। इनका कहना है कि ये राजनीति करने नहीं आए हैं, चुनावी जीत और हार में भी इनको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, ये समाज के लिए काम करना चाहते हैं। ये डॉक्टर अंबेडकर के सपनों को और काशीराम जी के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस देश की तरक्की चाहते हैं, राहुल गांधी के सपनों के भारत को शिक्षा में आगे बढ़ाना चाहते हैं और इनका इस देश की राजनीति से ज़्यादा सामाजिक समीकरण, कहीं इससे ज़्यादा सामाजिक न्याय की लड़ाई में समर्पित राजेंद्र पाल गौतम